लेकिन इतनी देर में आप पता करें कि दोनों साहिबान कहाँ हैं। थैंक यू। जी मोहसिन दावड़ साहब जी। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आपने एक दफ़ा फिर उनको ताकीद की कि वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनको भी ये अंदाज़ा हो। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ये कहा है कि मतलब पार्लियामेंट के इजलास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग नहीं है, और ये हकीकत भी है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनको भी पता हो कि हमारे नोट्स लिखने से वैसे भी कुछ बनेगा नहीं, तो शायद इसीलिए वो यहाँ पर पार्लियामेंट के इजलास को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बहरहाल मैं शुरू उस पॉइंट से करूँगा जो कल यहाँ पर एक वफाकी वज़ीर साहिबा ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में कहा कि पता नहीं कितने परसेंटेज से इतने परसेंट तक उसको ये जो साबिका दो जमातें जिनकी हुकूमत रह चुकी है यहाँ पर वो लेकर आई हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि हुकूमत है आपकी, आप ही ये इनिशिएटिव ले, एक कमीशन बनाए, एक पार्लिमानी कमेटी, जो भी स्टेप आप लेना चाहें स्पेसिफिकली इस डिफॉरेस्टेशन में, ताकि इस बात की तहकीकात हो सके कि शवाल से लेकर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल से लेकर सवात और बाजावर तक जितनी भी डिफॉरेस्टेशन हुई है इसमें कौन मुलविस रहा है। बाकी तो जनाब चेयरमैन, जब ये हुकूमत आई थी, बल्कि इससे पहले भी 2013 में जो हुकूमत आई थी और जो पीटीआई के वर्कर्स की जो इंतुजियाज्म थी और जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे, और वो सिंगापुर की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी कि 5 साल बाद हमारी खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल होगा, तो वो उस तस्वीर को देखकर हमें वो मंटो साहब के अफसाने मंगू, वो नया कानून याद आ जाता था जिसमें वो एक मंगू कोशवान होता है, बेचारा वो 1935 के इंडियन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वो इंतुजियाज्म होती है उसके, लेकिन फिर जब उसको हकीकत पता चलती है तो उसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता। वही सीन हमारे अवाम के साथ भी हो रहा है कि वो तवक्कुआत भी रखते हैं और फिर जब वो हकीकत आश्कारा होती है तो मतलब वो फिर मायूस हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब चेयरमैन हेल्थ वर्कर्स के बारे में, जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस मौजूदा बजट में उन हेल्थ वर्कर्स के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो पैरामेडिक्स है, चाहे वो नर्सिस है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल रिस्क अलाउंस होना चाहिए था कि जब तक ये पेंडेमिक रहे उनके लिए उनकी तनख्वाहों में खुसूसी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन द टॉप ऑफ दैट, कि जो सरकारी मुलाजमीन है वफाकी, उनकी तनख्वाहों में इजाफा ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पूरा साल यही एस्टिमेट लगाते रहते हैं कि इन्फ्लेशन अगर इतना बड़ा है और उनके जो एक्सपेंसेस है वो इतने बड़े हैं, तो उसी के लिहाज से वो अपनी कैलकुलेशन करते रहते हैं कि आने वाले बजट में हमारी तनख्वाहें इतनी बढ़ेंगी। लेकिन इंतहाई मायूसी का सामना है इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को कि उन की तनख्वाहों में 1% भी इजाफा नहीं हुआ। मैं अप्रिशिएट करूँगा, कल मेरी नज़रों से एक ख़बर गुजरी कि सिंध हुकूमत ने 15% इजाफे का ऐलान किया है आपने जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं। आई एम नॉट श्योर कि वेदर ये, लेकिन एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर होगी कि अगर बाकी जितनी भी सजेशंस यहाँ से जाए वो उनको आप खातर में लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन कम से कम इस सजेशन को आप ज़रूर यहाँ पर। हमारा एक वफाकी वज़ीर साहब ने अपनी तकरीर में ये भी इस बात की तरफ भी इजाकर किया कि ये जो इंटरनेशनल सर्वेस है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स
आती है यहाँ पर, उसके बारे में उन्होंने अपनी एक राय का अपनी एक राय का इजहार किया उन्होंने कि मैं गोरों की गुलामी से निकलना चाहिए, और अपने जो यहाँ पर रिसर्चर्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ही के लीडर सारी उम्र वेस्ट को कोट करते आ रहे हैं। मतलब तो ये मिसाल है तो सारी उम्र आपके लीडर ही देते आ रहे हैं। और मुझे अभी भी वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान, अब मुझे अब ये याद नहीं है कि ये इस इलेक्शन कैंपेन में वो एड चला है या नहीं चला, क्योंकि हम खुद भी अपने कैंपेन में बिजी थे, वहाँ पर ये मीडिया से हम थोड़े दूर रहते थे। लेकिन पिछले इलेक्शन में हम वो एड देखते थे कि एक पीटीआई वाला एड चलता था, एक पेड जो वो एडवर्टीजमेंट होती है कि एक पाकिस्तानी है, वो सब पासपोर्ट लेकर एक एम्बेसी में जाता है, और वो गोरा जब देखता है कि भाई ये तो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर आया है, और तो वो सीधा ही उसके ऊपर वीज़ा लगा देता है। तो ये एक तासुर देने की कोशिश की गई थी पाकिस्तानी अवाम को कि हम आपके लिए इस तरह का माहौल बनाएंगे। यहां पर स्टेट बैंक और खजाना, कल ये बहस भी हो रही थी कि यहां पर इंपोर्टेड लोग आ रहे हैं, और पहले हम आईएमएफ के लिए चीख रहे थे कि भाई आईएमएफ कि हम पास जाएंगे ही नहीं, और अब पूरे के पूरे आईएमएफ को ही यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो इस रविश को भी बदलना होगा। जनाब चेयरमैन, यही हम सुनते आ रहे हैं कि मतलब लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि आपकी जायदादें बाहर है, आपके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, आप इलाजों के लिए बाहर जाते हैं, तो आप दूसरे को तो बुरा भला कहते हैं। तो उसका ये मतलब तो ये नहीं हुआ कि आप भी उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दें। तनकीद तो आप करते हैं, लेकिन उस बात के जवाब में फिर आप कुछ नहीं कहते कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। वो जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपना जवाब देंगे, लेकिन आप इस बात का जवाब तो नहीं दे रहे कि जो यहाँ पर एतराज़ात टूटते हैं यहाँ पर से कि आप स्टेट बैंक के गवर्नर या खजाना, या इससे पहले हम देख चुके हैं यहाँ पर इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर भी बाय द वे देख चुके हैं। तो वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इनका नाम ईसीएल में होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ईसीएल के बारे में मौजूदा हुकूमत कुछ बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। हमारी पूरी की पूरी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस वक्त ईसीएल पे है। किसी के ऊपर जलसे का इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर जुलूस का इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, उसके बगैर भी वो ईसीएल में है। तो थोड़ी सी मतलब ये जो ईसीएल गर्दी शुरू हो चुकी है, तो वो मतलब जिनके बारे में जिनको इतने बड़े एसेट्स हवाला हो चुके हैं, उनके बारे में ये चीज़ खातिर में रखनी चाहिए। यहाँ पर 2 साल से हम चेयरमैन साहब एक ही चीज़ देख रहे हैं कि बल्कि काफ़ी अरसे से इस मुल्क में यही चीज़ देख रहे हैं कि सबसे आसान तरीका यह है रेवेन्यू जनरेशन का, कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं। और ये पेट्रोलियम के बारे में तो हम वफाकी वज़रा है ये मौजूदा हुकूमत की, उनकी ट्वीट्स अभी तक रिकॉर्ड पर है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत इतनी है, और इसको अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो फिर 1 लीटर की कीमत इतनी बनती है, और ये 40 रुपए जो है ये हुकूमत आप लोगों से 1 ही लीटर के ऊपर चार्ज कर रही है। तो मेरे ख्याल में वो फार्मूला तो ये मौजूदा हुकूमत कुछ उससे भी ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही होगी कि अभी इस वक्त पेट्रोलियम की कीमतें मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। ये रेट्स जब बढ़ेंगी तो उसके बाद जाहिर बात है आपने वो जो ओरिजिनल रेट्स हैं उस पर तो देना नहीं है, तो आपने फिर वही टैक्स फिर बढ़ाना है, तो वो बोझ एक दफ़ा फिर इन्हीं आवाम के ऊपर आएगा। तो वो जो अपने वादे किए थे आप लोगों ने, आपके जो वही वफाकी वज़रा अपने एक फार्मूले बनाकर ट्वीट्स किया करते थे, वो मेरे ख्याल में या तो फिर अपने वो ट्वीट्स वापस लें, और या फिर ये जो इतना बड़ी पेट्रोलियम लेवी है। हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन साहब, पिछले 2-3 दिन पहले जब बजट पेश हुआ, मैंने हायर एजुकेशन कमीशन के जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं उनकी स्टेटमेंट भी नहीं की। तो HEC
के लिए जो फंड मुख्तस किया गया है उस पर जो कट्स लगाए गए हैं, ऑलरेडी जो भी जितने भी हमारे हायर एजुकेशन है वो अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। वो जो प्रोफेसर से लेकर क्लास 4 तक जितने भी मुलाजमीन हैं वो उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस से वो लोग गुजर रहे हैं। और इस सिचुएशन में HEC के बजट को मेरे ख्याल में बढ़ाना चाहिए था। साथ ही साथ मैं एक और मसले की तरफ भी इशारा करूंगा कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जब से ये ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जब से ये कोरोना का वो शुरू हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस का, लेकिन हमारे तलबा इससे महरूम है कि चित्राल की भी, बलूचिस्तान की भी और हमारे जो साबिका फाटा है वो स्टूडेंट्स बेचारे चिल्ला रहे हैं कि आप लोगों ने सेमेस्टर शुरू किए हुए हैं और हमें एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, तो हम पढ़ें और तो पढ़े कहाँ से। और बार बार हमने इस चीज़ को यहाँ पर उठाया भी है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कारी मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि भाई ये 4th जनरेशन वार है कि पता नहीं कौन सी वार है, तो ये 5th जनरेशन वार है, शायद अभी फिर 6ठी जनरेशन की वार भी शुरू हो जाए, 7वीं भी शुरू हो जाए। लेकिन ये फिर हमारे लिए सिर्फ क्यों शुरू होती है? मतलब ये फिर पूरे मुल्क में नहीं होती, सिर्फ हमारे लिए ही होती है। ये दहशतगर्दी तो पूरे मुल्क में थी, तो आप फिर बंद करके ना, मतलब फिर इस्लामाबाद में भी बंद कर ले, यहाँ पर भी धमाके हुए हैं। और ये जो दहशतगर्दी के आर्किटेक्ट्स हैं, साहब को भी, अली मोहम्मद खान साहब, पता है कि वो कहाँ पर है, तो वहाँ भी फिर ये इंटरनेट बंद करे। तो गुजारिश यही है कि मतलब इस इंटरनेट को खुदा के लिए, मतलब वो जो 3G 4G है, जितने भी वो इदारे हैं, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड है, वो सब है कि हम स्ट्रेट अवे चीज़ करने की पोजीशन में है, लेकिन वो जो इजाज़त देने वाले हैं अगर वो हमें इजाज़त दे दें। प्रोविंसेस का जो शेयर है, कल भी इस पर बात हुई। हमारे सूबे पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा का 154 बिलियन उसमें कमी आई है। और ये जो NFC के फार्मूले के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जो खुद साख्ता TORs आ रहे हैं और जिसमें वो खुद साख्ता तब्दीलियां हो रही हैं, जनाब चेयरमैन, ये बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक अमल है, क्योंकि ये आइन के भी खिलाफ है और बुनियादी तौर पर इसके पीछे हमें वो साजिश नजर आ रही है जो इस हुकूमत के आने के साथ ही हम जिसकी सरगोशियां हम सुनते थे। बुनियादी तौर पर टारगेट ये 18वीं तरमीम है। कल तो फिर बरमला इजहार भी उसका हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी। लेकिन जनाब चेयरमैन, मैं एक बात यहां पर बताता चलूं कि जब से ये मुल्क बना है 1947 से लेकर अभी तक, इस फेडरेशन को मुत्तहद रखने के लिए वाहिद एक अमल जो हुआ है जिसने छोटे सूबों की ग्रीवेंसेस को कुछ हद तक एड्रेस किया है, वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम को छेड़ने के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं आसान अल्फाज में कह दूं कि 18वीं तरमीम के बगैर इस फेडरेशन का चलना शायद मुश्किल हो जाए। ये इंतहाई नाजुक मसाइल को उस वक्त छेड़ा जा रहा है जब हम एक आलमी वबा का मुकाबला कर रहे हैं और हमें एक आलमी वबा का सामना है। तो ये NFC के जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो रद्द-ओ-बदल किया गया है उसके हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज को दोबारा रिवाइज करें। यहां पर चेयरमैन साहब डिफेंस के बजट में 12%
इजाफा हुआ है। यहां पर डैम्स का भी जिक्र हुआ कि हम एक वबा का सामना है इस वक्त, ना हम कोई जंग लड़ रहे हैं, ना हमें कोई मजीद जंगी वो उसकी औजार की ज़रूरत है। इस वक्त तो हमें टैंक्स के बजाय वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। तो ये जो इंक्रीज है उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ मैंने पिछले दिनों एक सवाल जमा किया था यहाँ पर, उसका जवाब जो आया है कि पिछले 5 साल में हमारे जो PhD प्रोजेक्ट्स है नॉर्थ वजीरिस्तान की, उसकी ज़रा मुझे डिटेल्स बताई जाए। वो डिटेल्स जब बताई गई तो उसमें भी अक्सरियत वो डिफेंस से रिलेटेड ही थी। कहीं बैरक्स बन रहे थे, कहीं कोई कुछ बन रहा था, कहीं कुछ बन रहा था, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर में कोई खास हमें उस चीज़ में नज़र नहीं आई। PhD पिछले 5 साल की PhD की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो जंग इस वक्त हम लड़ रहे हैं वो हमारे हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं, तो उन पर ये पैसे खर्च होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए था। अब मैं जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन आता हूँ अपने साबिक़ फाटा के जो बजट है। जनाब चेयरमैन, पिछले साथ भी हमारे साथ अल्फाज और आदाद शुमार, थोड़ा वाइंड अप करें। मैं साहब प्लीज, मैं अभी तो मैं अपने उस पे आया हूं। पिछले साल भी हमारे साथ आदाद शुमार का धोखा हुआ था और मैंने उसको इस फ्लोर पे उठाया भी था। यहां से वफाकी वज़रा के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद थे कि ये सारा का सारा पैसा लगेगा। मेरे पास ये सारे का सारा प्लानिंग कमीशन के सारे वो मौजूद हैं। 32.5 IDPs के लिए, इनकी वापस आबादकारी के लिए मुख्तस हुआ था, उस पर अप्रैल में कट लगा और 15.5 अरब रुपए डिफेंस सिक्योरिटी एनहांसमेंट को दे दिए गए थे। 17 अरब रुपए रह गए थे। उस 17 अरब रुपए में भी 8 अरब से कुछ ज्यादा लगे, बाकी पैसे उसमें नहीं लगे। अब यहाँ पर जो हमारे लोग एहतजाज कर रहे थे शुमाली वज़ीरिस्तान में, 2 महीने उन्होंने मिरानशा में एहतजाज किया, 2 महीने उन्होंने पेशावर में एहतजाज किया था, उनका जितने भी क्लेम था वो उससे हल हो सकता था, नहीं दिया। वहां पर टांक में जो मस्जिद दरना, वो जो अपने घरों की कंपेंसेशन मांग रहे थे, वो उनका सारा का सारा क्लेम वो से कंपेंसेट हो सकता था उसी लोकेटेड फंड से, वो नहीं हुआ। ये वो जो बाकी 17 अरब रुपए बचे थे वो भी पूरे के पूरे नहीं लगाए। डिमांड मौजूद थी। प्लीज जी। जब शर्म पर मैं बैठ जाऊंगा फिर जरूरत ही नहीं है। मैं अभी तो मतलब अभी फाटा के मसले पर आया हूँ। दावर साहब, आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं जी। तो चेयरमैन साहब थोड़ा खैर है, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे इनसे वो। हाँ, मैं करता हूँ एक सेकंड जी। ये 17 अरब रुपए वो खर्च नहीं हुए। अच्छा जनाब चेयरमैन, आगे चलते हैं। 10 अरब रुपए हमारे लिए यूथ हुनरमंद के लिए, उसमें 5 अरब कट लगा, वो भी सिक्योरिटी एनहांसमेंट में चला गया। वो जो 5 अरब रह गए थे वो भी यूटिलाइज नहीं हुए, 1 अरब रुपए और से ज्यादा कुछ। अच्छा, बाकी आते हैं सिक्योरिटी एनहांसमेंट। अब सिक्योरिटी के लिए 32 अरब रुपए से ज्यादा कुछ ऑलरेडी एलोकेट हो चुके थे। 15 अरब रुपए एक से आए, 5 अरब रुपए दूसरे से आए, 53 अरब रुपए उसकी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त यूटिलाइजेशन हुई। 12 जून तक की मेरे पास फिगर है तो वो 49 अरब रुपए तक वो यूटिलाइजेशन हो चुकी थे। और मुझे ये भी यकीन है कि जब तक ये क्लोजिंग हो फाइनेंशियल ईयर की तो वो 53 के 53 वो भी खर्च हो चुके होंगे। अगर नहीं होते तो वो IDPs वाले पैसे नहीं होते और वो सिक्योरिटी एनहांस वाले माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह। अच्छा इस दफा, अच्छा फिर जो 10 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान है, 10 ईयर जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें 48 अरब मुख्तस थे, 23 अरब खर्च हुए बाकी सारे। और जो मर्ज जस्टिस के लिए स्पेशल फंड हर साल आता था 24 अरब, उसमें भी सिर्फ 14 अरब रुपए खर्च हुए। अच्छा इस दफा क्या काम किया गया है? इस दफा उस 48 अरब को, कल भी बहुत बड़े बड़े फिगर्स मिल रहे थे, उस 48 अरब को भी आधा कर दिया गया है। इस दफा 24 अरब है और बाकी जो 24 अरब शुरू से आ रहा है वो एज इट इज, तो कुल 48 अरब रुपए रखे गए हैं। और हमारे साथ वादा क्या किया गया था? हमारे साथ वादा ये किया गया था कि आपको हम
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मोहसिन दाऊद साहब वाइंड अप करें, आखिरी मिनट है जी आपका। नहीं, 1 मिनट में तो फिर 5 मिनट दे दो मुझे, मैं 5 मिनट नहीं जी, आखिरी मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ जनाब। इसका भी तो सही वाइंड अप जी। हाँ जी जनाब चेयरमैन, वादा हमारे साथ ये हुआ था कि जो सरताज अजीज साहब की कमेटी के रिकमेंडेशंस थे उसमें ये वादा हुआ था कि 3% शेयर एनएफसी में होना चाहिए, और जब तक एनएफसी नहीं होता 100 बिलियन इन मर्ज एरियाज के लिए जब तक 10 ईयर्स तक होनी चाहिए, जब तक इनकी अपलिफ्टिंग नहीं होती। लेकिन ना वो 100 अरब हमने देखे, और हम फिर आखिर में यही कहेंगे कि मतलब फिर हमें वो 3% भी नहीं चाहिए। हमारा शेयर अगर आप कैलकुलेट करें, अगर फाटा को एज अ सेपरेट एंटिटी ले तो हमारा शेयर 4.6% बनता है, तो उसके लिहाज से फिर हमारा शेयर फिर 100 अरब से भी ज्यादा बनेगा। तो हम यही चाहते हैं, हमारी सजेशन फिर हमारी यही होगी कि हमें स्पेसिफिक शेयर दिया जाए एटलीस्ट 10 ईयर्स तक। उसके बाद फिर जो केपी का शेयर हमारा बनता है फिर वही हमारा हिसाब किया जाए, लेकिन 10 साल तक फाटा को एज अ सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया जाए, और जो सेपरेट हमारा शेयर बनता है एनएफसी में उसी के लिहाज से फिर हमें फंडिंग की जाए। एक चीज, थैंक यू जी। नहीं जनाब चेयरमैन, एक सेकंड मैं आता हूँ, वो 2-3 मिनट में वो कंप्लीट करता हूँ। एक चीज में जनाब चेयरमैन मैं वो करता हूँ, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि करक कि हमारे साथी जरूर वो कर रहे हैं कि मिसाल वो जो नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात होती है, कल यहाँ पर मेंगल साहब ने भी बात की कि वो वही हालात है, वही रीजन होती है कि मतलब फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि वो सुई से गैस तक लाहौर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उन लोगों को नहीं पहुंचता। ये मसला करक का है, उनके साथ जो लोकल है उनको गैस अवेलेबल नहीं है। और कल मेरे नज़रों से जहाँ पे चेयरमैन एक बयान गुजरा जिसमें वो कह रहे थे कि भाई गैस की चोरी को रोकने के लिए हमने फलाना इतने थानों का वो अप्रूवल दी है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो डोमेस्टिक यूज में कितनी चोरी होगी, 300, 400, 500 रुपयों की। वो जो बड़ा स्कैम आया था, वो जिसकी एफआईए ने रिपोर्ट दी 23 अरब रुपए। चेयरमैन साहब मैं कंक्लूड करता हूं, नहीं तो मैं खत्म तो करने दूं ना। वो जो स्कैम आया था जिसमें एफआईए ने रिपोर्ट पेश की थी, अरबों रुपए का स्कैम है, जो क्रूड ऑयल वहां से चोरी हुआ था, जो लोगों का हक वहां से चोरी हुआ था, जिसमें अरबों रुपए के क्रूड ऑयल एनएलसी और साथ और लोग भी उन्होंने चोरी किए थे, उस पर भी कुछ ना कुछ तहकीकात होनी चाहिए। मैं आखिर में ये भी कहूंगा कि एक्सपोर्ट्स, यहां पर जनाब चेयरमैन एक चीज का और भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि हमारा तो सारा का सारा दारोमदार ही हमारे बॉर्डर पे हुआ करता था। चंद दिनों से, पिछले 10 दिन से वहां पर चमन गेट के ऊपर धरना बैठा हुआ है, लोग एहतजाज कर रहे हैं
कि बॉर्डर नहीं खुल रहा। इन लोगों का सारा बिजनेस, सारा कारोबार ही इसी चीज़ पर बेस है। तो उसका भी हम मुतालबा करते हैं और ये भी पर मुतालबा करते हैं कि जितने भी बॉर्डर्स हैं, मेरे पास ये सारा लिस्ट है कि मतलब हमारी मुल्क की पॉलिसीज़ की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो अफगानिस्तान के लिए है वो घट रही है। मतलब वो किसी ज़माने में थैंक यू जी, थैंक यू 2.354 बिलियन। जी। चेयरमैन साहब एक मिनट आखिर एक मिनट। तो वो साथ ही साथ गुलाम खान बॉर्डर जो है, तोरखम है, अंगूरड़ा है, जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सबको मतलब उसी तरह खोलना चाहिए जिस तरह वाघा बॉर्डर थैंक यू खोला जी, भी रहता है थैंक सारा यू जी, उम्र लाल बंद। चंद माली साहब जी, थैंक यू जी।